नमस्कार दोस्तों, बिग न्यूज पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर नेशनल न्यूज। राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने सेना सैनिकों और उनके परिवारों को दी शुभकामनाएं। कब? 15 जनवरी को। राष्ट्रपति द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू ने सेना दिवस पर सभी सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि देश की सीमाओं की संपूर्ण समर्पण के साथ रक्षा करने में भारतीय सेना की अनुकरणीय बहादुरी की लंबी परंपरा रही है। ये सब वही बात कही है। सेना के लिए कुछ खास नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मशहूर शायर मुनव्वर राणा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। वो कौन से थे? उर्दू साहित्य और कविताओं में समृद्ध योगदान रहा है उनका, इसलिए उनको शोक दिया है। कल उनका निधन हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की पहली किश्त जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान प्रधानमंत्री जनमन के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की। इस अवसर पर उन्होंने पीएम जनमन के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की है। अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति को सशक्त करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंत्योदय के दृष्टिकोण के अनुरूप पिछले वर्ष नवंबर महीने में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों पीवीटीजी के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए पीएम जनमन का शुभारंभ किया गया था। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कहा आगामी लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनावों में अकेले ही मैदान में उतरेगी। आज अपने जन्मदिवस के मौके पर लखनऊ में पार्टी कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी इस साल अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। दावोस में शुरू हुआ विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक आज से स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हो गई है। सम्मेलन का इस बार का विषय क्या है? भरोसा पुनः स्थापित करना, नई प्रौद्योगिकियों के जरिए अवसरों की तलाश करना तथा निर्णय लेने और वैश्विक भागीदारी में इनके असर पर ध्यान केंद्रित करना। इसमें जलवायु परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े खतरे, आर्थिक मुद्दे, भू-राजनीतिक विखंडन के बीच सहयोग तथा विश्व में अन्य समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास युद्ध जैसे संघर्ष भी एजेंडा का हिस्सा रहेंगे। प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के से फोन पर बातचीत की। वैश्विक हित के मुद्दे पर चर्चा हुई। उन्होंने ट्वीट करके बताया, क्या बात हुई? हैड अ गुड कन्वर्सेशन विद प्रेसिडेंट पुतिन। वी डिस्कस वेरियस पॉजिटिव developments in our special and privileged strategic partnership and agreed to check out a roadmap for future initiatives. We also had a useful exchange of views on various regional and global issues, including Russia presidency of BRICS. मोदी ने कहा कि आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बात की है। श्री मोदी ने इसे अच्छी बातचीत बताया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विशेष और महत्वपूर्ण भागीदारी के विकास में विभिन्न सकारात्मक पहलुओं पर चर्चा हुई तथा भविष्य के प्रयासों के लिए रूपरेखा तैयार करने पर सहमति व्यक्त की गई। मोदी ने कहा कि रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स सम्मेलन सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर सार्थक विचार विमर्श किया गया है। केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले फास्टैग इस महीने की 31 तारीख के बाद निष्क्रिय हो जाएंगे। यानी कि 31 जनवरी के बाद से जिन्होंने केवाईसी नहीं कराई है उनके फास्टैग निष्क्रिय हो जाएंगे। ठीक है। वैध शेष राशि वाले लेकिन अपने ग्राहक को जानो, केवाईसी प्रक्रिया अपूर्ण होने वाले फास्टैग 31 जनवरी को के बाद निष्क्रिय या काली सूची में डाल दिए जाएंगे। यह कदम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आदेश के उल्लंघनकर्ताओं, विशेषकर एक वाहन पर एक से अधिक फास्टैग जारी होने और बिना केवाईसी वाले फास्टैग के संबंध में हाल की रिपोर्ट के बाद आया है। इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली की दक्षता बढ़ाने और टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही प्रदान करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक वाहन एक फास्टैग पहल
शुरू की है। इसका उद्देश्य कई वाहनों के लिए एक फास्टैग या किसी विशेष वाहन के साथ कई फास्टैग को जोड़ने से रोकना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पीएम जनमन महाअभियान का उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ जनजातीय समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार के 10 वर्ष गरीबों को समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश का विकास तभी हो सकता है जब सरकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे। श्री मोदी ने यह बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी करने के अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि आज देश में एक ऐसी सरकार है जो देश में सबसे पहले गरीबों के बारे में सोचती है और वह उन तक पहुंचती है जिनके बारे में पहले कभी नहीं सोचा गया। नीति आयोग ने कहा, पिछले 9 वर्ष में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्ष में देश में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। नीति आयोग ने 2005-06 से लेकर भारत में भूयामी गरीबी पर एक रिपोर्ट जारी की है। इसके अंतर्गत विभिन्न आयामों में गरीबी की दर कम होने के बारे में अध्ययन किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्ष में गरीबी 29% से घटकर लगभग 11% रह गई है। उत्तर प्रदेश में गरीबी में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है। राज्य के लगभग 6 करोड़ लोग पिछले 9 वर्ष में गरीबी से बाहर आए हैं। इसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान का स्थान है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में सेना दिवस के अवसर पर आयोजित शौर्य संध्या कार्यक्रम में शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में सेना दिवस के अवसर पर आयोजित शौर्य संध्या कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मार्शल आर्ट, युद्ध प्रदर्शन और फ्लाई पास्ट के विभिन्न रूपों का प्रदर्शन किया गया है। कार्यक्रम में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे और वरिष्ठ सेना अधिकारी भी उपस्थित थे। बिजली उत्पादन कंपनियों की विशेष ट्रांसमिशन लाइनों के संचालन और रखरखाव के लिए लाइसेंस की जरूरत अब होगी समाप्त। सरकार ने बिजली उत्पादन कंपनियों द्वारा विशेष ट्रांसमिशन लाइनों के संचालन और रखरखाव के लिए लाइसेंस की जरूरत को समाप्त करने का फैसला किया है। केंद्रीय विद्युत मंत्री आर के सिंह ने कहा कि इससे बिजली कंपनियों के लिए कारोबार करने में आसानी होगी तथा औद्योगिक वृद्धि बढ़ेगी और अधिक नौकरियां भी पैदा होंगी। फिर आ जाते हैं इंटरनेशनल न्यूज। भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने ढाका में बांग्लादेश के नवायुक्त विदेश मंत्री हसन मोहम्मद से मुलाकात की है। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने आज ढाका में बांग्लादेश के नवनियुक्त विदेश मंत्री हसन मोहम्मद से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री वर्मा ने कहा कि बांग्लादेश और भारत मौजूदा मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर अपने द्विपक्षीय संबंधों में अधिक गति प्राप्त करेंगे। श्री वर्मा ने कहा कि दोनों देश के प्रधानमंत्रियों के नेतृत्व में शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध समाज बनाने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। भारत और ईरान के चाबहार बंदरगाह पर दीर्घकालिक सहयोग ढांचा स्थापित करने पर बातचीत की। भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह के बारे में दीर्घकालिक सहयोग स्थापित करने के बारे में आज विस्तृत चर्चा की है। ईरान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री डॉक्टर अमीर अब्दुल्लाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने परस्पर संबंधों, क्षेत्रीय संपर्क तथा वैश्विक घटनाक्रमों के मुद्दे पर बातचीत की। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक की स्विट्जरलैंड के दावोस में हुई शुरुआत। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक आज से स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हो रही है। बैठक का विषय क्या है? विश्वास का पुनर्निर्माण। बैठक में नई प्रौद्योगिकी और उसके प्रभाव से पैदा हुए अवसरों का पता लगाना तथा नीति निर्धारण और वैश्विक साझेदारी के मुद्दे पर चर्चा होगी। जलवायु परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरे, आर्थिक सहयोग, भू राजनीतिक विभाजन और विश्व के सामने खड़ी अन्य समस्याओं पर भी विचार विमर्श होगा। रूस यूक्रेन युद्ध, इसराइल हमास युद्ध जैसे संघर्ष भी बैठक की कार्यसूची में शामिल हैं। ब्रिटेन ने इस साल पूर्वार्ध में नाटो के बड़े सैनिक अभ्यास के लिए यूरोप में 20,000 सैनिकों को भेजने का वायदा किया है। ब्रिटेन ने इस साल पूर्वार्ध में नाटो के एक बड़े सैनिक अभ्यास के लिए यूरोप में अपने 20,000 सैनिक भेजने का वादा किया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि नाटो के इस अभ्यास डिफेंडर 24 के लिए वह युद्धपोत और लड़ाकू जेट विमान भी भेजेगा। यह अभ्यास पश्चिमी देशों के गठबंधन नाटो के 75वें वर्ष के सिलसिले में आयोजित किया जा रहा है। अब आ जाते हैं स्टेट न्यूज। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान के एक दिन के दौरे पर रहेंगे।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल राजस्थान के जयपुर, करौली और धौलपुर के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति 16वीं राजस्थान विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित ओरिएंटेशन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति श्री महावीर जी मंदिर, हिंडौन सिटी, करौली और धौलपुर मिलिट्री स्कूल भी जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला में एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की भी आधारशिला रखी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज पंचकुला के सेक्टर 32 में एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की आधारशिला रखी। यह मेडिकल कॉलेज 32 एकड़ भूमि पर 800 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का नाम डॉक्टर मंगल सेन के नाम पर रखा जाएगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के उद्घाटन को देखते हुए हरियाणा में 22 जनवरी को सभी शराब प्रतिबंध रहेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के उद्घाटन को देखते हुए राज्य में 22 जनवरी को सभी शराब प्रतिबंध रहेंगे। पंचकुला में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों से अपने घरों में दिए जलाने को भी अपील की। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों और अन्य संस्थानों पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में लोगों के जुड़ने के लिए लाइव प्रसारण की व्यवस्था पर भी विचार किया जा रहा है। पटना साहिब में श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की 357वीं जयंती धार्मिक शुरू हुआ। बिहार में सिखों के 10वें गुरु की जन्मस्थली पटना साहिब में श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की 357वीं जयंती समारोह प्रकाश पर्व आज धार्मिक हरोल्लास के साथ शुरू हुआ। ओडिशा में शुरू हुई विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा विश्व प्रसिद्ध बरगढ़ 76वीं धनु यात्रा आज ओडिशा में शुरू हुई और यह 25 जनवरी तक चलेगी। बुराई पर अच्छाई की जीत की प्रतीक धनु यात्रा देश की आजादी के जश्न के एक हिस्से के रूप में 1947 से 48 में बारगढ़ में शुरू की गई थी। अब यह हर वर्ष आयोजित की जाती है। यह महोत्सव कृष्ण लीला पर आधारित है। इसमें कृष्ण और उनके मामा कंस को पौराणिक कहानी दिखाई जाएगी। प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों के साथ श्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत से पहले केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताया। प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों के साथ श्री नरेंद्र मोदी की बातचीत से पहले केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने आज के दिन ऐतिहासिक बताया। दक्षिण त्रिपुरा जिले के बाकौफा में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के 76 वर्ष के बाद देश ने बहुत कम जनसंख्या वाली 75 जनजातियों के लिए एक नई पहल की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनकी सरकार जनजातियों और वंचित समुदायों के वास्तविक विकास और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सक्रियता से काम कर रही है। लखनऊ में पहली बार भारतीय सेना की केंद्रीय कमान की 76वीं सेना दिवस परेड की गई आयोजित। लखनऊ में पहली बार भारतीय सेना की केंद्रीय कमान की 76वीं सेना दिवस परेड की आयोजित की गई। सूर्या कमान के नाम से जानी जाने वाली इस कमान की परेड 11 गोरखा राइफल रेजिमेंटल केंद्र में आयोजित हुई। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने सेना दिवस पर परेड का निरीक्षण किया और शौर्य तथा बलिदान देने वाले सैनिकों को 14 गैलेंट्री पुरस्कार से सम्मानित किया। इस अवसर पर रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान और सेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। शाम को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शौर्य संध्या कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम में शौर्य युद्ध कला की विभिन्न विधाओं और फ्लाइट पास्ट का प्रदर्शन किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने अयोध्या में 22 जनवरी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन गुड फ्राइडे घोषित किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि राज्य सरकार ने जन भावना को देखते हुए इस महीने की 22 तारीख को राज्य में शराब व भाग की दुकानों सहित सभी दुकानों को बंद कर रखने का निर्णय लिया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात में सहकारी निकायों में अंतर सहयोग को सशक्त करने पायलट परियोजना का करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के बनासकांठा जिले के दियोदर में सहकारी निकायों में अंतर सहयोग को सशक्त करने के लिए एक पायलट परियोजना का शुभारंभ करेंगे। इस परियोजना का उद्देश्य सहकारी निकायों को अपना बैंक खाता सिर्फ सहकारी बैंकों में खोलने के लिए राजी करवाना है। इस अवसर पर श्री शाह सहकारी क्षेत्र की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन भी करेंगे। बाद में श्री शाह गांधीनगर के राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में
राष्ट्रीय सुरक्षा और पुलिस से संबंधित विभिन्न परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित और उद्घाटन करेंगे। फिर अब आ जाते हैं खेल समाचार। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कल से नई दिल्ली के केडी जावद इंडोर हॉल में शुरू होगा। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कल से नई दिल्ली के केडी जावद इंडोर हॉल में शुरू होगा। ये टूर्नामेंट पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग रैंकिंग प्रदान करेगा। टूर्नामेंट में बैडमिंटन की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पर सबकी निगाह रहेगी। एच.एस. प्रणॉय, लक्ष्य सेन, किदम्बी श्रीकांत और प्रियांशु राजावत जैसे शीर्ष भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों सहित दुनिया भर के कई सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी टूर्नामेंट में भाग लेंगे। शतरंज में नीदरलैंड के बिग ऑन जी में टाटा स्टील मास्टर्स और चैलेंजर्स टूर्नामेंट 2024 जारी है। शतरंज में नीदरलैंड के बिग ऑन जी में टाटा स्टील्स मास्टर्स और चैलेंजर टूर्नामेंट 2024 जारी है। भारत के केडी गुकेश ने काले मोरो के साथ एक जटिल खेल में बाई यई को हराकर दूसरा स्थान अर्जित किया है। अनीश गिरी और यान नेपोमियाचीची भी दूसरे स्थान पर है। अली रेजा फिरोज ने अपनी लगातार दूसरी जीत हासिल की। आज तीसरे दौर में गुकेश का सामना विश्व चैंपियन डीन लिरेन से होगा। इस बीच विदित गुजराती और आर प्रज्ञानंद ने अपनी दोनों बाजियां ड्रॉ कराई। भारतीय महिला हॉकी टीम ने रांची में हॉकी ओलंपिक 2024 के दूसरे पूल बी में न्यूजीलैंड को हराया। हॉकी में भारतीय महिला टीम ने कल झारखंड के रांची में मारक गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में एफआईएच हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर 2024 के अपने दूसरे पूल बी मैच में न्यूजीलैंड को 3-1 से हरा दिया। इंडोनेशिया चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों के स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में भारत के योगेश सिंह ने जीता स्वर्ण पदक। इंडोनेशिया के जकार्ता में कल एशियाई निशानेबाज चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों के स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में भारत के योगेश सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। इतने ही स्कोर के साथ मंगोलिया के निशानेबाज दावाखू एक्ता इवन ने रजत पदक जीता है। और इसी के साथ समाचार होते हैं समाप्त। धन्यवाद।